हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जो कि आपका इतिहास का तीसरा चैप्टर है। उसी का हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी उन दोनों वीडियो को पहले नहीं देखे, प्लीज इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा। पहले आप उन दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। ये आपका तीसरा वीडियो है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, आपका जो चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं महाभारत के बारे में, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में पढ़ते हैं। और इनके बीच यानी कि लगभग 1200 साल के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। और 1200 साल के बीच में समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसी को हम लोग महाभारत में देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पूरे तरीके से महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे तो प्लीज जाकर के जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो महाभारत की विशेषताएं को देखे थे, महाभारत में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, परेशानी आई थी, उसको जमा करने में, उसको हम लोग देखे थे एकत्र करने में, ठीक है। फिर हम लोग वेद के बारे में पढ़े। वेद टोटल 4 प्रकार का होता है, हम लोगों ने उसको भी देखा था। फिर बंधुत्व के बारे में, पितृक वंशिकता, क्योंकि पिता का फिर बेटा का बेटा, इस तरीके से जो है पितृक वंशिकता में चलता है। फिर मातृक वंशिकता मतलब जो माता वाला जो परंपरा चलती है, यानी कि माता का फिर माता मतलब कि माता का बेटा हो गया, यानी कि जो माँ से आती है उसको मातृक वंशिकता बोलते हैं, और जो पिता से आता है उसको पितृक वंशिकता बोलते हैं, ठीक है। विवाह के टोटल 8 नियम है, जिसमें 4 प्रकार का जो विवाह था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। हम लोगों ने विवाह का जो 4 प्रकार है उसको पढ़ा भी था। एक अंतर विवाह होता है, जिसमें अपने ही खानदान में शादी करना, एक बहिर्विवाह, एक बहुपत्नी प्रथा, एक बहुपति प्रथा। तो बहुपत्नी, ध्यान रखिएगा, जहां पर भी बहुपत्नी आ जाए तो क्या हो गया, इसका मतलब कि इसमें जो है बहुपत्नी मतलब पुरुष के अधिक ज्यादा, बहु मतलब ज्यादा, पत्नी मतलब पत्नी, यानी कि इसमें पत्नी ज्यादा होगा, किसका, एक पुरुष का। और यहाँ पर बहुपति, तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका कि बहुपति मतलब बहु मतलब ज्यादा, पति मतलब पति, ठीक है। यानी कि पति जो है यहाँ पर ज्यादा होगा, तो ये हो गया बहुपति प्रथा। तो बहुपति प्रथा का मतलब क्या हो गया कि एक औरत होगी और पति उसका ज्यादा होगा। और बहुपत्नी का मतलब क्या हो गया, एक मर्द होगा, उसका पति जो है ज्यादा होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है बहुपति प्रथा का, वो कहां पर मिलता है, द्रौपदी की शादी जो कि 5 पांडवों से हुआ था, ठीक है। हम लोगों ने जो है इसको देखा था। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने जो है गोत्र के 2 नियम के बारे में पढ़े थे। फिर क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था उस समय माताओं को, तो उसको भी हम लोगों ने देखा था। वर्ण व्यवस्था, जो कि आपका काफी इंपोर्टेंट टॉपिक था, वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। टोटल 4 प्रकार के, एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था आपका वैश्य, एक था शूद्र। जहां पर हम लोगों ने देखा था कि ब्राह्मण जो है सबसे आगे था, सबसे प्रथम में भी यही था, और इसी का लगभग सब कुछ बोलबाला सब कुछ चलता था, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो है चारों वर्ण के बारे में विस्तार से पढ़ा, और फिर ब्राह्मण इसके बारे में क्या तर्क देते हैं कि कैसा होना चाहिए वर्ण के बारे में। वर्ण मतलब टोटल 4, आप उसको जाति भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने जो है 4 वर्ण के बारे में पढ़े थे। चारों वर्णों के संघर्ष और अधीनता, यानी कि चारों वर्ण के बीच क्या क्या स्ट्रगल था, उसको भी हम लोगों ने देखा था। अब आज की वीडियो में हम लोग जो है पार्ट 3 में जो है चंडाल के बारे में पहले पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग समझ जाइए कि ये चंडाल कहते हैं किसको हैं। वैसे तो पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ जाइए, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ठीक है। देखिए, चंडाल का मतलब क्या होता है, जो कि मृत शरीर जो होता है, जो शरीर मृत शरीर यानी कि जो मरा हुआ शरीर होता है, उसको जो छूता है, या फिर कोई अगर जानवर मर गया तो उसको जो छूता है, निधन हो गया जिस जानवर का, उसको जो छूता है, कोई भी मरा हुआ हो उसको अगर छूता है तो उसी को चंडाल बोला जाता है। यानी कि जो डेड बॉडीज को और मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहा जाता है, चंडाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंडाल कहा जाता है। अब चंडालों की क्या क्या स्थिति थी, किसके अनुसार देखेंगे, मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है, एक रचना है, यानी मतलब एक बुक का नाम है, ठीक है। तो हम लोग मनुस्मृति के अनुसार जो है चंडाल की स्थिति देखेंगे। अगर आपको पूछा जाए मनुस्मृति की रचना का नाम, तो मनु, मनुस्मृति की रचनाकार का नाम क्या था, मनु, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो मनुस्मृति के अनुसार जो है चंडाल की स्थिति क्या क्या थी। देखिए, इसमें कहा गया है कि चंडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। यानी कि इस बुक में कहा गया है कि चंडाल जो होते थे उसको कहाँ रहना पड़ता था, अपने गांव से बाहर रहना पड़ता था। वह फेंके हुए बर्तन का प्रयोग करते थे, यानी कि वो खाने पीने के लिए जो है जो बर्तन को कोई फेंक देता था उसी का जो है प्रयोग करते थे। ये कौन, किसके बारे में बताया जा रहा है, चंडाल के बारे में। मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, और जो मर जाता था उसी का जो है कपड़ा पहनते थे, कौन, चंडाल। मरे हुए लोगों का आभूषण का इस्तेमाल करता था, और जो मर जाते थे उसी का ज्वेलरी, आभूषण, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं जेवर जेवरात, उसका जो है प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी कि जो इंसान मर जाता था तो उसी का जो भी जेवर होता था, जो भी जेवरात होता था, जो भी ज्वेलरी होता था, उसी को जो है ये लोग पहना करते थे। रात को गांव तथा नगरों में चलने की मनाही था, यानी कि रात में चाहे तो गांव या फिर नगर जहां भी हो, बिल्कुल उन लोगों को चलने का बिल्कुल मना था कि आप नहीं चल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का चंडाल की स्थिति था। किसके अनुसार हम लोग देखें, ये कहां पर लिखा हुआ है, ये आपका जो है मनुस्मृति बुक में लिखा हुआ है कि चंडाल की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चीनी बौद्ध भिक्षु
फासियन कहते हैं कि अस्पृश्यों, अस्पृश्यों का मतलब हो गया चंडालों। अस्पृश्य का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसको हम लोग अछूत बोलते हैं। अछूत का मतलब जिसको नहीं छूना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो चीनी बौद्ध भिक्षु फासियन, यानी कि चीनी बौद्ध है जिसका नाम क्या है, भिक्षु फासियन। ये क्या कहते हैं कि चंडालों को जो है सड़क पर करताल बजाकर चलना पड़ता था। क्या बजाकर, करताल बजाकर चलना पड़ता था, ताकि दूसरे लोग समझ जाए कि चंडाल चल रहा है और उसकी नजर चंडाल पर ना पड़े, समझ गए। तो वो क्या मतलब क्या पहन के चलते थे, एक प्रकार का जो घंटी टाइप का होता है ना, तो वो पैर पर पहन लेते थे, जिसको हम लोग करताल बोल सकते हैं। यहाँ पर वो पहनने का उसका मकसद ये होता था कि ताकि उन लोग, जो भी लोग सुने इसको, तो उसको पता चल जाए कि हम चंडाल जा रहे हैं, और वो जो है अपना नजर को किसी दूसरी तरफ घुमा लेता था, ताकि उसका नजर जो है चंडाल पर ना पड़े। कुछ इस प्रकार का बुरा स्थिति जो है उस समय उत्पन्न हो गया था। सिर्फ ये क्यों हो रहा था, क्योंकि वो लोग जो है मृत जो शरीर होता था, जो शरीर मरा हुआ होता था, उसको छूता था, बस इसीलिए जो है उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए, ये किसके अनुसार अगर पूछा जाए कि किसके अनुसार जो है चंडाल को जो है मतलब कि करताल बजाकर चलना पड़ता था, ये बात कौन कहा, तो ये जो है चीनी बौद्ध भिक्षु फासियन कहते हैं। चीजें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है इस तरह का प्रश्न जो है आपको पूछ दे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, संसाधन पर स्त्री तथा पुरुष का जो है अलग अलग अधिकार, यानी कि जो भी दौलत होता था तो उस पर स्त्री और पुरुष का तो अलग अलग अधिकार होता ही था। उसको अब देखते हैं। हम यहाँ पर संसाधन की बात हो रही है, ना कि दौलत की, तो संसाधन का मतलब ही एक प्रकार का हम लोग समझ सकते हैं उसी तरीके से, ठीक है। देखिए अब ये जो मनुस्मृति बुक है उसमें क्या क्या दिया हुआ है संसाधन पर स्त्री तथा पुरुष का अलग अलग अधिकार के बारे में। देखिए मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति जो होता था उस पर सभी पुत्रों में बराबर बंटवारा होता था। चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि अगर 4 बेटा होगा तो सब पर 25% करके जो है बंटवारा होगा, ठीक है। तो सब पर बराबर। तो ये किसके अनुसार कहा जा रहा है, ये आपका मनुस्मृति जो बुक है उसी में दिया हुआ है कि मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद जो भी पैतृक संपत्ति होता था, पिता का जो भी दौलत होता था, वो जो है सभी पुत्रों में बराबर बंटवारा होता था उस चीज का, ठीक है। उसके बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब क्या हो गया, जो सबसे बड़ा होता है। ज्येष्ठ का मतलब क्या हो गया, जो सबसे बड़ा होता है, यानी कि अगर सबसे बड़ा बेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्येष्ठ बोलेंगे। तो ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़ा पुत्र को जो है विशेष अधिकार था। विशेष अधिकार का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको कुछ ना कुछ ज्यादा जरूर मिलता था, उसको विशेष अधिकार था, ठीक है। ये किसको था, ज्येष्ठ को, यानी कि जो कि सबसे बड़ा बेटा होता था उसी को, ठीक है। स्त्रियां जो है इस पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं जमा सकती थी, और उस समय भी जो है स्त्री को इस पैतृक संपत्ति पर, यानी कि पिता के संपत्ति पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था, जो कि बहुत ही गलत था। अभी तो बहुत जगह है, लेकिन अभी भी बहुत जगह, खास करके हिंदू धर्म की अगर बात करें तो अभी भी कई जगह जो है बेटियों को जो है संपत्ति, पिता का जो संपत्ति का अधिकार है वो नहीं दिया जाता, बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, दिया भी जाता है तो जो कि गलत है, देना चाहिए, ठीक है। तो उस समय ऐसा हो रहा था। ये किसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं मनुस्मृति के अनुसार, ठीक है। तो स्त्री और पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं जमा सकती थी। विवाह के समय मिले उपहार के रूप जो पिता से प्राप्त होती थी उस पर स्त्रियों का अपना अधिकार होता था, चाहे वह जमीन हो या संसाधन। तो विवाह के समय जो भी उपहार मिलता था, चाहे हम लोग अभी बोल सकते हैं दान, तो जो भी पिता से प्राप्त होती थी उस पर जो है स्त्रियों का अधिकार होता था, ठीक है, चाहे वो आपका जमीन हो या फिर संसाधन। इसे हम लोग स्त्री धन का, इसी जो है क्या नाम दिया गया, स्त्री धन का नाम दिया जाता था। हम लोग अभी इसको दान के नाम से भी जानते हैं, अभी हम लोग इसको दहेज दान के भी नाम से जानते हैं। और एक चीज जैसे कि तिलक जो होता है वो अभी लगता है, तिलक होता है ना, कि तिलक देना पड़ता है जब भी कोई दो विवाह होती है, दो शादी होती है तो तिलक देना पड़ता है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्त्रियों को तो ऐसे कोई संपत्ति पर अधिकार नहीं था, लेकिन जब उसका विवाह होता था तो उस समय उसको जो भी पिता के द्वारा कोई भी दौलत या फिर कोई भी संपत्ति दिया जाता था उपहार के तौर पर, तो वही उन लोगों का जो है अपना संसाधन होता था, अपना जमीन हो चाहे संसाधन हो जो भी हो, उस पर जो अधिकार है वो किसका होता था, उसी स्त्रियों का होता था जिसको दिया जाता था, ठीक है। इसीलिए इसको जो है स्त्री धन का नाम दिया गया। और हम लोग अभी इसको क्या कहते हैं, दान कहते हैं। इसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं, दान कहते हैं। तो बेसिकली आप लोग को ऐसे समझना है, ठीक है। आगे देखते हैं। पति की आज्ञा के बिना स्त्रियों को धन संपत्ति जमा करने की अनुमति नहीं थी, और अगर पति यानी कि जो भी हस्बैंड है वो अगर आज्ञा ना दे तो जो भी स्त्री होती थी उसको धन या फिर संपत्ति का जो है जमा करने का जो है बिल्कुल भी अधिकार, अनुमति, परमिशन बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। यानी कि वो पति के बिना कोई भी, जैसे मान लेते अगर आप 1000 रुपया बैंक में जमा करेंगे तो वो भी जो है आपको उस समय यानी कि मनुस्मृति के अनुसार पति से पूछना ही पड़ेगा। कुछ इस प्रकार का कठोर नियम जो है उस समय था, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा संसाधन पर स्त्री तथा पुरुष का अलग अलग अधिकार। अब हम लोग अगला टॉपिक पर चलते हैं, वन तथा संपत्ति का अधिकार। वन मतलब तो आपका हो गया ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने जो है 4 वर्ण के बारे में पार्ट 2 में पढ़ा था। आप लोग अगर चारों वर्ण के बारे में नहीं पढ़े प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ब्राह्मण जो है क्या था,
चारों वर्णों में जो ब्राह्मण था उसको प्रथम अवस्था प्राप्त था, जो क्षत्रिय था वो क्या था, इसका काम था युद्ध लड़ना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, फैसला करना, ठीक है, वेद पढ़ाना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, ये जो है क्षत्रिय का काम था। और वैश्य का काम क्या था, इस वर्ण के लोगों का काम कृषि, गौपालन, पशुपालन, व्यापार आदि था। और शूद्र का काम क्या था, शूद्र का काम था तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और एक आपका जो वैश्य था, ये तीनों का सेवा करना, ये काम था शूद्र का। ठीक है, तो टोटल 4 वर्ण के बारे में हम लोग बहुत मजे से पढ़े। आप लोग एक बार जाकर के जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए, तो अब हम लोग जो है उन्हीं चारों वर्ण के बारे में और उन चारों वर्णों पर संपत्ति का क्या अधिकार था, ठीक है, उन चारों वर्णों का संपत्ति पर क्या अधिकार था, इनके बारे में जो है पढ़ेंगे। देखिए, ब्राह्मणीय ग्रंथों के मुताबिक संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। ये किसके अनुसार कहा जा रहा है, अगर आपको पूछा जाए यहाँ पर, अगर हम लोग पूछे तो किसके अनुसार कहा जा रहा है, ब्राह्मणीय ग्रंथों के मुताबिक जो है संपत्ति पर जो अधिकार है एक और आधार वर्ण का था, एक और आधार वर्ण का था। इस पर संपत्ति पर अधिकार का 2 आधार था। 2 आधार मतलब एक पहला आपका लैंगिक आधार, एक आपका वर्ण आधार। यानी कि बेसिकली कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ में जो है ना, एक जो है मतलब अधिकार जो है, संपत्ति पर जो अधिकार है एक और आधार को था। यानी कि सिंपली अगर समझे, हम लोगों ने पहले क्या देखा कि स्त्री को मिल रहा था, स्त्री को मिल रहा था, तो स्त्री को जो है उपहार के तौर पर मिल रहा था। ठीक है, हम लोग उसको अच्छे से समझते हैं। स्त्री को जो है उपहार के तौर पर मिलता था। और दूसरा हमने देखा था जो पुरुष था उसको क्या मिलता था, पिता का जो संपत्ति होता था उसका बंटवारा होता था बेटों के बीच। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो 2 था ही, इसके अलावा एक और था, इसके अलावा एक और अधिकार था जिसको हम लोग बोलेंगे, मतलब कि जिसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसका भी 2 आधार था। एक जो और आधार था उसका भी 2 आधार है, वो है लैंगिक आधार और एक वर्ण आधार। चीजें समझ में आ गई। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ के मुताबिक क्या है कि संपत्ति का जो अधिकार है एक और आधार है, और उस आधार का जो है मतलब उस आधार का जो है 2 आधार था, उसको देखेंगे लैंगिक आधार और वर्ण आधार। अब हम लोग समझते हैं लैंगिक आधार। बेसिकली आप समझ जाइए कि ब्राह्मणों ग्रंथों के मुताबिक जो है संपत्ति पर 2 और आधार था। एक लैंगिक आधार, यानी कि लैंगिक के हिसाब से दिया जाता था संपत्ति, ठीक है, एक था आपका वर्ण आधार। अब हम लोग समझते हैं। देखिए, लैंगिक आधार क्या हो गया आपका, इसमें माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार होता था, जबकि स्त्रियां उस पर अधिकार नहीं कर सकती थी। तो लैंगिक अधिकार मतलब यही हो गया कि अगर माता पिता की मृत्यु हो जाए उसके बाद जो है पुत्र का ही अधिकार होता था उसकी संपत्ति पर, उस पर जो है स्त्री का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता था। और वर्ण आधार का मतलब क्या हो गया, इसमें जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की ज्यादा धनी होते थे। यानी कि वर्ण आधार का मतलब हो गया कि जो ब्राह्मण होता था और जो क्षत्रिय वर्ग के लोग होते थे, ठीक है, क्षत्रिय वर्ण के जो लोग होते थे, क्योंकि मैंने आपको वर्ण के टोटल 4 प्रकार के बारे में बताया। तो वर्ण में जो आपका पहला ब्राह्मण था और दूसरा वर्ण क्या था, क्षत्रिय। तो ये दोनों जो वर्ण थे ये लोग ज्यादा अमीर होते थे, ज्यादा धनी होते थे, जबकि अन्य परंपराओं में इसका जो है आलोचना किया गया है। और कोई भी परंपरा में इसका क्या किया गया है, आलोचना किया गया है। आलोचना का मतलब एक प्रकार का हम लोग समझ सकते हैं कि उसके बारे में बुराई, या फिर बोल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, चीज आपको समझ में आ गई। तो लैंगिक आधार में क्या होता था कि पुत्र का ही अधिकार होता था, स्त्री का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता था। अनुवाद आधार में क्या हो गया, जो भी ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग थे या फिर वर्ण के लोग थे वो ज्यादा अमीर होते थे, जबकि अन्य परंपराओं में जो है इसका जो है आलोचना किया जाता था। चीजें आपको समझ में आ गई। आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप यहाँ पर भूल जाइए, आप सिर्फ लैंगिक अधिकार और वर्ण आधार याद रखिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं सामाजिक विषमता, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी का मतलब तो समझ में आ गया, इक्वालिटी मतलब लगभग समानता यानी कि बराबर, इनइक्वालिटी मतलब उसका ऑपोजिट। ठीक है, तो सामाजिक विषमता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, सामाजिक विषमता में सुधार के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी, एक ऐसी इंस्टीट्यूट की आवश्यकता थी जो कि एक दृष्टिकोण से सभी वर्णों को देखे। यानी कि बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि सामाजिक विषमता में आपका ये आ गया कि एक ऐसा नियम होना चाहिए था, एक ऐसा संस्था होना चाहिए था, एक ऐसा स्कूल होना चाहिए था जहाँ पर सभी लोगों को, सभी वर्ण को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, सभी को जो है एक नज़र से, एक दृष्टि से देखे, एक दृष्टिकोण से देखे। इसी को हम लोग बोलेंगे सामाजिक विषमता। अब अगला है आपका महाभारत और इतिहासकार। देखते हैं आगे हम लोग। देखिए, इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय इस बात का परीक्षण करता है कि, यानी कि अगर इतिहासकार कोई भी ग्रंथ के बारे में पता लगाएगा, कोई भी इतिहास का पता लगाएगा, तो वो जो है इन सवालों को देखेगा। हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इतिहासकार कोई भी चीज़ का विश्लेषण करता है, कोई भी चीज़ का खोजबीन करता है, तो वो जो है ये सवाल करता है। सबसे पहला, ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया है। यानी कि जो भी ग्रंथ पढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर महाभारत को पढ़ रहा था, तो यहाँ पर महाभारत के बारे में क्या बोलेगा कि महाभारत जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। ये कौन पता करता है, इतिहासकार पता करता है, ताकि ये जो है सच प्रूफ हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करता है कि महाभारत जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। दूसरा है महाभारत जो ग्रंथ है वो किस प्रकार का है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल महाभारत लिए हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। दूसरा है ग्रंथ का प्रकार क्या था।
तीसरा पूछेगा आपको ग्रंथ का लेखक कौन है, यानी कि महाभारत का लेखक कौन है। चौथा आपको पूछेगा ग्रंथ को सुनने वालों की विचार कैसी थी, यानी कि जो भी इस ग्रंथ को सुनते थे उसकी विचार कैसी थी, ये आपको चौथा पूछेगा। ठीक है, इन्हीं सब चरण का अध्ययन करके, इन्हीं सब स्टेप का, ठीक है, इन्हीं सब स्टेप का जो है अध्ययन करके, परीक्षण कर ग्रंथ के बारे में अपना राय तर्क देते थे। और इन चारों पांचों सवालों का जब उसको जवाब मिल जाता था, तो इसके बाद फिर जो है इतिहासकार अपना तर्क देता था कि उस समय कुछ ऐसा था, उस समय कुछ ऐसा था, इस तरीके से जो है बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं भाषा और विषय वस्तु। देखिए, महाभारत का संस्करण जो है अनेक भाषाओं में है, जैसे संस्कृत भाषा हो गया, पाली भाषा हो गया, तमिल भाषा हो गया, और भी बहुत सारे भाषा में जो है महाभारत का संस्करण यानी कि महाभारत जो है लिखा गया है। इतिहासकार ग्रंथ की विषय वस्तु को दो शीर्षकों के अंतर्गत समाहित करते हैं, और इतिहासकार जो है इस ग्रंथ को, ठीक है, कितना दो शीर्षक में, दो शीर्षक मतलब दो टाइटल में, दो हेडिंग में जो है इसको समाहित करता है। यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि सिर्फ दो हेडिंग में जो है इस महाभारत का खूबी को बता दिया जाता है, सिर्फ दो हेडिंग में। सबसे पहला हेडिंग क्या है देखते हैं। सबसे पहला आपका आख्यान और दूसरा आपका उपदेशात्मक। अब आख्यान क्या होता है, उपदेशात्मक क्या होता है, आपको अब समझ में आ जाएगा। तो चीजें समझ में आ गई। यानी कि इतिहासकार का कहना यह है कि महाभारत जो है सिर्फ दो हेडिंग, यानी कि अगर उसको हम लोग आख्यान, इसमें दो ही चीज मिलता है, एक आख्यान और एक उपदेशात्मक। आख्यान के अंतर्गत जो है कहानियों का संग्रह तथा उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार की मानदंडों का चित्रण है। चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि आख्यान जो है उसमें के अंतर्गत क्या क्या आ गया, जो भी कहानी होता था, जो भी उसमें घटनाएं होता था, उन्हीं का संग्रह। और उपदेशात का मतलब क्या हो गया, उपदेश देना। मतलब यहाँ पर सामाजिक जो भी आचार विचार होता था, जो भी मानदंड होता था, किसको कितना अधिकार, क्या अधिकार इसको है या नहीं है, उन सभी चीजों का जो है, उन सभी चीज जो है वो आपका आ जाएगा उपदेशात्मक। ठीक है, उपदेशात्मक का जो मतलब है वो क्या है, निर्देश या फिर शिक्षा देना। चीजें आपको समझ में आ गई, निर्देश देना या फिर शिक्षा देना। यानी कि बेसिकली कह सकते हैं कि जो भी दुर्व्यवहार किया जाता था, जो भी उसका व्यवहार था किसी के भी साथ, तो उसका उपदेश दिया जाता था, तो वो आपका उपदेश के अंतर्गत आ गया। और कोई भी कहानी था उस समय जो घटनाएं हुई थी वो आपका आख्यान के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो महाभारत जो है दो शीर्षकों में बटा हुआ, एक आख्यान और एक उपदेशात्मक। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं लेखक और तिथियां के बारे में। देखिए, मूल कथा के रचनाकार भाट सारथी थे, जिनको सूत कहा जाता था। मूल कथा के जो रचनाकार है वो क्या थे, भाट सारथी। उसका नाम क्या था, भाट सारथी, जिनको क्या कहा जाता था, सुंद कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ जाते थे। ये जो है, जो भी क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय का काम क्या है, लोगों को बचाना, ठीक है, युद्ध करना। तो ये जो है क्षत्रिय योद्धाओं के साथ जाते थे और युद्ध क्षेत्र विजय और उपलब्धियों के बारे में कविता लिखते थे। ये किसके बारे में, युद्ध क्षेत्र विजय, यानी कि जहाँ पर वो विजय प्राप्त कर ली और जो भी उपलब्धियां उन लोगों ने प्राप्त किया उनके बारे में जो है ये कविता लिखते थे। इस तरह सूत युद्ध क्षेत्र में विजय तिथियां भी लिखते थे कविता के साथ साथ। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। यानी कि जो भी मूल कथा के रचनाकार जो भाट सारथी थे उनको क्या कहा जाता, सुंद कहा जाता था। और ये जो है, जो भी क्षत्रिय योद्धा होते थे उसके साथ जाता था। उसके साथ जाने के बाद उन जो भी युद्ध होता था, विजय वगैरह जो भी होता था, जो भी उपलब्धियां होता था लड़ाई वगैरह करने के बाद, तो उनके बारे में सब कुछ जो डिटेल्स में है ये कौन लिखते थे, वही, उसी को मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि सुंद जिसको कहा जाता था, वही इनके बारे में जो है सारा चीज लिखते थे। और आज हम लोगों को उसी के बारे में पता चलता है। अगर वो नहीं लिखते तो फिर हम लोगों को पता नहीं चलता। अब आगे देखते हैं सदस्यता के बारे में। देखिए, महाभारत के अनेक भागों में वनों, युद्धों, राजमहलों तथा बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण है। यानी कि महाभारत का जो अलग अलग भाग है वहाँ पर आपका वन के बारे में, जंगलों के बारे में, युद्ध के बारे में, राजमहलों के बारे में, बस्तियों के बारे में, इन सभी के बारे में जो है बहुत ज़्यादा चित्रण दिया हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। बीबी लाल ने हस्तिनापुर गांव, जो कि कहाँ पर पड़ता है, यूपी के मेरठ में पड़ता है, तो बीबी लाल ने हस्तिनापुर गांव में क्या करवाया, उत्खनन करवाया। यानी कि क्या किया, खुदाई करवाया। आबादी के 5 स्तर का साक्ष्य वहां पर प्राप्त हुआ तथा इनमें दूसरा तथा तीसरा विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वहां पर क्या प्राप्त हुआ, आबादी का जो 5 स्तर है उसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये किसके अनुसार कहा जा रहा है, ये आपका बीबी लाल ने, मतलब कि बीबी लाल के अनुसार कहा जा रहा है, जो कि कहाँ पर था, जो कि कहाँ पर उत्खनन करवाया था, कहाँ पर खुदाई करवाया था, हस्तिनापुर गाँव में, जो कहाँ पर पड़ता है, यूपी के मेरठ जिला में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूछा भी जाता है कि महाभारत जो है वो क्या है, एक गतिशील ग्रंथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। देखिए, महाभारत जो है एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि ये हजारों सालों तक लिखा गया है। क्योंकि ये हजारों सालों तक लिखा गया है, इसीलिए महाभारत को हम लोग एक गतिशील ग्रंथ बोलेंगे। महाभारत अलग अलग भाषाओं और इनके लेखकों के बीच संवाद यानी कि मेल मिलाप कायम करता है। तो महाभारत जो है वो अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है और इनका जो भी लेखक होते हैं, जो भी राइटर होते हैं, उनके बीच
मेल मिलाप का कायम करता है। इनमें कहानियों का उद्भव अनेक क्षेत्रों से हुआ है। इनमें कहानियों का जो उद्भव है वो अनेक क्षेत्रों से हुआ है और इसका प्रचार प्रसार खास लोगों तक हुआ है। इसका जो प्रचार प्रसार है वो सिर्फ खास लोगों तक हुआ है। इसमें कई सारे श्लोक हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसमें कई सारे श्लोक हैं और ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, तो हम लोग जो है चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 676765 ठीक है 2320। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और यहाँ पर जो है आपको पीडीएफ बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर दिए। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का। तो प्लीज़ आप लोग रेडी रहिए, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है आगे और फिर धीरे धीरे जो है आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए तो शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।